बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब को ख़त लिखा है, जिसमें कहा है कि बुनियादी हकूक़ हमवार करने और सियासी मैदान में पीटीआई के खदशात पर गौर किया जाए। इसके अलावा रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में तौसी का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब को ख़त लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये तो आज से ज़िंदगियाँ रहीं और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और मुल्क में भी दुनिया में भी सुकून आए, सब चैन सुकून से हो। ये जो 3 माह हैं जी, 3 माह के बाद इस वक्त क्या हो रहा होगा? इस वक्त इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा होगा। आज 8 नवंबर है। जी, तो 8 नवंबर से 8 दिसंबर, 8 दिसंबर से 8 जनवरी और फिर 8 फरवरी, यानी इस वक्त हमारे सामने ये वाज़ेह हो रहा होगा कि मुल्क के अगले मुंतखब वज़ीर आज़म कौन है। खदोखाल वाज़ेह हो रहे होंगे, नताइज आ रहे होंगे, ज़ाहिर कबूल कर रहे होंगे, सबको कबूल करना चाहिए। जी, क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल इतना हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फ़ैसले के मुताबिक आज से ठीक 3 माह के बाद अगली हुकूमत आज उसके खदोखाल वाज़ेह हो जाएंगे। अच्छा, अब इन 3 महीनों में बहुत कुछ होना है सही। और ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब इन 3 महीनों में होना है। कहते हैं ना, वक्त कम और मुकाबला सख्त। इसमें अभी फ़ैसले आने हैं, फ़ैसलों पे अपीलें होनी हैं, अपीलों पे लाहेअमल बनने हैं। अब ये तो यहाँ पे इक़्तिदार की राहदारियों में पहले भी मैंने बात की थी कि बिल्कुल एक बात ज़ोर शोर से कही जा रही है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। सही। सवाल ये है कि उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब के मामलात सारे क्लियर होने हैं। मैंने कहा ना 3 माह बस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उससे पहले पहले ये तय होना है कि तहरीक इंसाफ का क्या बनना है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन, निशानात, इंतखाबी मुहिम, किसको कितनी अक्सरियत मिलेगी, क्या कोई सादा अक्सरियत का जहन में है, या अगर नहीं है तो फिर ये इत्तेहादी जो हैं, जैसे देखें ना MQM तकरीबन आ गई मुस्लिम लीग नून के साथ, तो क्या वो बतौर इत्तेहादी आ रही है? बतौर इत्तेहादी आ रही है। तो क्या बतौर इत्तेहादी आ रही है तो फिर हुकूमत तो फिर इत्तेहादियों के साथ खड़ी होगी, जो भी हुकूमत खड़ी होगी। और नवाज शरीफ साहब ने कोयटा जाना था, वहाँ पे बाप पार्टी ने गालिबन ऐलान करना था। अब वो जो है वो 15 तारीख तक हो गया मामला। बीच में कहीं स्मॉग है, कहीं फॉग है, तो ये भी सारा कुछ चल रहा है साथ साथ। तो ये 3 माह और दरमियान में एहतसाब भी है, कहीं उसने भी कहीं ना कहीं तो है वो अपनी जगह। और ये जो नैब का अदारा है जी, नैब के अदारे के अंदर नैब के जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, बड़ी उनकी साख है और बड़ी उनकी एक बड़ी वो अपने साथ पूरी अपनी कैरियर की, वो भी मतलब उनका ज़बरदस्त कैरियर है। और साथ ही ये भी इतलात हैं कि नैब के अंदर हसास अदारों के अफसरान भी मौजूद हैं। वो क्या गए करना है उन्होंने, वो क्या करेंगे, क्या होगा, और क्या हुकूमत किस तरह बनेगी, इत्तेहादी कैसे होंगे, और क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ का क्या होना है। उनके मतलब है कि अगर सज़ाएँ भी होंगी तो फिर अपीलें होंगी तो फिर दूसरी अपीलें होंगी, फिर ये तो सारे बहुत सारे मामलात। मैंने कहा ना वक्त कम है और मुकाबला सख्त। तो ये इन 3 महीने 3 माह के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त हम ऐलान सुन रहे होंगे कि फ़लाँ पार्टी ने इतने वोट ले लिए, फ़लाँ पार्टी की इतनी सीटें आनी शुरू हो गई,
नताइज तस्लीम कर लिए गए, उसने उसको मुबारकबाद दे दी, उसने कहा ये हो गया, ऐसे ये ऐसा थोड़ा होगा। तो अब उसमें मैं आपसे हमेशा ही बात कहता हूँ कि साथ साथ 3-4 मामलात हैं, मईशत, सिक्योरिटी, ठीक है, और जमहूरियत, और हमारी इलेक्टेड हुकूमत का एक जो कि हवा में ना डोल रही हो, एक प्रॉपर एक हुकूमत हो, और वो फिर जिसके ऊपर अवाम का मुकम्मल वोट लेकर सामने क़यादत के मजबूत फ़ैसलों का दिन है, और बड़े फ़ैसले आ रहे हैं। ख़ित्ता दुनिया इस तरह मतलब है कि ठीक है, अभी तक जो मामला हमारे स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आगे जाके अहम फ़ैसलों के दिन हैं। तो ये जो है ये 3 महीनों में सारा कुछ होना है। तो काउंट डाउन शुरू। अब उससे पहले तो ये तो अब 3 महीने रह गए, तो देखते रहेंगे, थोड़े थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई, जब कोई बड़ी खबर आती है। तो अभी तो ये तो 3 माह से यहाँ से हम शुरू करते हैं काउंट डाउन। अब गुजरे 24-48 घंटों में और अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है ये खित्ते में और दुनिया में इस वक्त। पहली बात तो ये है कि जो रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, ये ब्लूमबर्ग है, ये सारे अदारे जो हैं, अभी तक ना वाइट हाउस की तरफ से ऐलान हुआ है और ना ये ऐलान हुआ है चाइना की तरफ से ऑफिशियल, लेकिन बयान ये हो रहा है कि ये जो अगला हफ्ता है, इस हफ्ते में सैन फ्रांसिस्को में जो एपेक समिट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम काउंसिल, एपेक की जो समिट है उसमें चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग शिरकत करने आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो शिरकत करने आ रहे हैं, और अगर हम इसको देखें, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये 16वां इसका नहीं, सॉरी, ये तो मैंने अलग से बता दिया। एपेक जो है ये अलग है, एपेक अलग है, और एपेक की जो खबर है ये जैसे 20वीं स्लाइड हम दिखाते हैं, एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर देते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि दुनिया के बड़ा मीडिया बड़ी खबर दे रहा है, तो एपी न्यूज़ एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है बाइडेन शी मीटिंग इन सैन फ्रांसिस्को स्टिल ऑन ट्रैक बट नो मेजर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड। अच्छा, और रॉयटर्स कह रहा है कि जी जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग सेट टू स्टील एपेक स्पॉटलाइट विद टॉक्स टू स्टडी टाइज। तो जो 2 बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो तो ये कह रही हैं कि जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, और 15 को शायद इनकी दोनों की मुलाकात होगी, शी जिनपिंग की, प्रीमियर शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की। सही। और साथ ही जो एपेक समिट, एपेक की सीईओ समिट है, ये वैसे तो 11 से शुरू हो रही है एपेक समिट, लेकिन अगर एपेक समिट को देखा जाए तो उसमें जो है वो बड़े यानी कई मुल्कों के, इंडोनेशिया और थाईलैंड और फिलिपीन और पेरू और वियतनाम और इन सब के जो रहनुमा है वो उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। उसका अगर हम प्रोग्राम देखें, उसका जो 19th हमारी स्लाइड है, एपेक सीईओ समिट, तो ये 14 से, और इसमें मतलब है कि मेटा के भी सीईओ हैं, इसमें जो है बहुत बड़ी जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज़ की समिट हो रही है। अच्छा, इसमें जो है वो मिसाल के तौर पे आप देखें कि इसमें अनवर इब्राहिम खिताब कर रहे हैं मलेशिया के, ये भी अमेरिका में होंगे। उसके बाद आप देखें तो इसमें अगर हम और आगे चलें तो इसमें और आपको बड़ी शख्सियात इसमें नज़र आएंगी अगर हम इसमें आगे देखें। अच्छा, इसमें कॉन्डलीज़ा राइस भी हैं, वो भी स्टैनफोर्ड से आई हुई हैं। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर, फिर ये मार्कोस फिलिपीन के, फिर थाईलैंड के, फिर कोरिया के, साउथ कोरिया के, फिर चिली के, फिर फाइजर के सीईओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, मतलब बड़े एक जगह छोड़ी हुई है। इस पूरे प्रोग्राम में एक जो स्पीकर्स में सारे स्पीकर अपनी जगह तय हैं। ये जो 9th सेशन है, 9th सेशन समिट एड्रेस बाय वन इनवाइटेड एपेक लीडर, ये जो है ये जगह छोड़ी हुई है। शी जिनपिंग जैसे फाइनल करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। सही। तो क्या वो जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, जाएंगे? तो ये बात अभी तक जो है वो वहाँ का मीडिया जो है वो उसको डिस्कस भी कर रहा है,
और उन्होंने इसको जो है इस पर बात करनी भी शुरू कर दी है, जो मैंने आपसे कहा कि राइटर्स ने और AP ने खबर भी दे दी है इस पर। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि जो शी जिनपिंग है, 18th स्लाइड, वही कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग हैं वो तमाम बिजनेस लीडर्स के साथ एक डिनर में शरीक होंगे सैन फ्रांसिस्को में, 18th स्लाइड पे। ठीक है, ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि ये जो है फेस टू फेस सारे जो बिजनेस के जो CEOs, बड़े CEOs हैं, उनके साथ वो डिनर करेंगे। अच्छा, तो ये साथ साथ चीज चल रही। दूसरी तरफ कोई 11,000 के लगभग शहादतें हो गई हैं गजा में, और उसमें सरकारी तौर पे तो जो बयान हो रहा है वो तो तादाद बयान हो रही है 10,000 कुछ। ठीक है, ये गार्डियन को हम कोट करते हैं, वो बता रहे हैं कि 10,569, ये 17वीं स्लाइड, इसमें 4,324 बच्चे हैं, ये फ़लस्तीनी। लेकिन वहाँ से अगर पूछें तो वो इसकी तादाद जो असल लोग जो अच्छा ज़ख्मी जो हैं इसमें, यानी मिसाल के तौर पे जो ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं तो इस तरह से ज़ख्मी हुए हैं कि किसी की टांगें कट गई हैं, कोई किसी की आंखें चली गई हैं, यानी ये सिर्फ वो हैं जो शहीद हुए हैं। ठीक है, यानी तकरीबन 4,500 बच्चे 12 साल से कम उम्र। ये मैंने कहा ये ऐसी फिगर है जो टाइम्स टू कम कोट होती रहेगी, टाइम्स टू कम, यानी आने वाले एक तवील अरसे तक ये कोई छोटा मामला नहीं है कि 10,000 लोग जो हैं वो उसमें जानों से चले गए हैं, बेगुनाह लोग, ऐसे लोग। और अभी तक कोई हमास का कोई एक लीडर या कोई एक शख्सियत या कोई एक यरगमाली वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, और महीने से ऊपर गुजर गया। तो ये अब मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, वो हमें गुजरे 24-48 घंटों में कुछ वाक़यात ऐसे हैं और आने वाले 2-4 दिनों में जो देखते हैं कि किस रुख पे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 इजलास हो रहे हैं, बल्कि एक इजलास ख़त्म हुआ। वो इजलास ख़त्म हुआ और वो इजलास ख़त्म हुआ टोक्यो में, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और G7 समिट, फॉरेन मिनिस्टर्स, और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं G7 के, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन भी वहाँ थे। कल मैंने बात आपसे ये कही थी कि वहाँ पे एक डिवीज़न आ रही है G7 के अंदर कि क्या करना है जी। उन्होंने कहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन, 2 अल्फाज के ऊपर मसला था ना, सीज फायर या ह्यूमैनिटेरियन पॉज। तो कुछ सीज फायर पे थे, कुछ उस पे थे। सेक्रेटरी ब्लिंकन पॉज पे, सेक्रेटरी ब्लिंकन पॉज पे आ गए। ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जंग रोकी जाए अभी, सही, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने G7 समिट में कहा कि जंग को रोका जाए कुछ देर के लिए, जब तक इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज इसको नाम दिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 27वीं स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि ब्लिंकन सेज के इसराइल एक तो रीऑक्युपाई नहीं करेगा गजा। वो उसने कहा था ना नेतन्याहू ने कि हम हमास से खाली करवा के यहाँ पे रीऑक्युपाई करेंगे। तो G7 इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो गजा में दोबारा इसराइल नहीं आएगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि G7 बैक्स ह्यूमैनिटेरियन पॉज, जंग बंद की जाए, रोका जाए, इंसानी बुनियादों में जंग रोकी जाए। अच्छा, अब ये जो है इसको अगर हम, ये तो मैंने वॉशिंगटन पोस्ट कोट किया है, लेकिन अगर हम इसको लेट्स से कि हम वहीं का मीडिया देखें तो 6 स्लाइड जो क्योडो न्यूज़ है जापान से, वो कह रही है कि G7 टॉप डिप्लोमेट्स कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन इसराइल हमास वॉर। ठीक है, जंग को रोका जाए, इंसानी बुनियादों पे वहाँ पे लोग मर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें ये जो है ये अब आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला हो गया कि क्या ये बात सुनते हैं या नहीं सुनते। ये जापान टाइम्स क्या कह रहे हैं, 10th G7 टॉप डिप्लोमेट्स कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन इसराइल हमास वॉर। अब जनाब वहाँ से सेक्रेटरी ब्लिंकन ये पूरे मशरिक़ वस्ता का एक दौरा किया जिसमें कहीं कोई बात नहीं हो सकी, कुछ नहीं बात बनी, और उसके बाद वो गए जापान और एक कोल्ड शोल्डर मिला उनको यहाँ पर। इस दौरान मतलब अटैक्स हो रहे हैं, इस दौरान ये इराक के प्राइम मिनिस्टर ने जो पहुँच गए, ईरान पहुँच गए, सऊदी अरेबिया के जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे सऊदी अरेबिया फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त जो है ये ज़हन में रखें कि इसमें कोई भी मुल्क, ये सारे मुल्क एक साथ खड़े हैं फ़लस्तीनी इशू पे। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इसमें यूरोप भी खड़ा हो गया साथ आके, इसमें अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी डिवीज़न है,
इसमें इंडिया में ये इशू एक अजब तरफ चला गया है इशू, ठीक है, और इसको ज़्यादा देर तक इस बर्बरियत को ये अब चल नहीं सकती क्योंकि ज़ीरो रिजल्ट है ना जी। पहले तो फेलियर हुआ ना, बहुत डिजास्टर फेलियर हुआ, पता ही नहीं। उसके बाद ये कि सब कुछ हो गया, ये रकम वहाँ पड़े, वो 180 वो कहते हैं हमास के पास हैं, और बाकी जो हैं वो कम से कम इसराइली जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, विलियम बर्न्स भी चूँकि वहीं मौजूद हैं CIA के चीफ, तो जो उनको मुस्ताद और शिन बेत ने दिए, उन्होंने कहा 180 यहाँ पे लोग हैं और 20 के करीब जो है इस्लामी जिहाद के पास हैं, कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता। अब ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि ये उनको वो यार मतलब वो नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। अच्छा, इसी दौरान अब बैकडोर पे 2-3 बातें हुई बड़ी इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये हुई कि ये खबर आई कि जी पीर के रोज़ जो गुजरा पीर है, सही, मंडे को प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा था कि आप 3 दिन के लिए जंग रोक दें, और उस दौरान जो है वो हम हॉस्टेजेस को रिलीज़ करवाने की बात करते हैं, 3 दिन के लिए जंग रोकें। अब बीबी नेतन्याहू जो है वो बीबी नेतन्याहू तो इसमें फिर फारिग होता है ना कि ये 3 दिन की, अगर 3 दिन का, लेकिन अब ये तो बात सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कर दी, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब हाथी इस वक्त दुनिया में एक नहीं है, एक से ज़्यादा हाथी हैं, तो इसलिए ये मामला जो है, अब तो चाइना भी आती है, तो रशिया भी आती है, बहुत सारे आती हैं, और ये जो उन दोनों के दरमियान जो ये ममालिक हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे मशरिक़ वस्ता के ममालिक हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ये सेंट्रल एशिया हो, ये भी तो कहीं काउंट करते हैं ना सारे, अफ्रीका हो, ग्लोबल साउथ, तो ये जो मामला है ये अब फंस गया जाके कि ये किस तरफ जाएगा। और इसमें एक्सेस ने एक स्टोरी ब्रेक की, जो मैं 8th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बाइडेन टेल्स बीबी नेतन्याहू, ठीक है, बीबी को कहा कि 3 दिन की फाइटिंग पॉज करो ताकि कुछ होस्टेजेस को रिलीज करवाया जाए। इसी को फिर राइटर्स ने इसी स्टोरी को पिक कर लिया कि बाइडेन टेल्स नेतन्याहू के 3 दिन की फाइटिंग पॉज करो ताकि कुछ तो यरगमालियों को निकाला जाए अंदर से। अच्छा, ये जो है ये अब अच्छा, यहाँ से जो है वो मैं फिर जा रहा हूँ वापस, मैं इसको 3 रोज़ पहले ईरान के वज़ीर आज़म ने एक बात कही थी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बात कही थी, और ये बात अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने भी की थी, लेकिन उनकी बात मैं कम कोट कर रहा हूँ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बात ज़्यादा यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। उसकी वजह है, अभी सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों पे भी आते हैं कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये अगर 11th स्लाइड देखें तो मंडे को ही जैसे ही ये फ़ोन आया तो साथ ही ईरान की तरफ से ये बात हुई थी कि ये वाशिंगटन सेज के हमें सीज़ फायर चाहिए, लेकिन साथ ही वो जेनोसाइड को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ईरान की तरफ से बात आई थी। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 तारीख की बात है, 6 नवंबर, ठीक है। अच्छा, 6 नवंबर डेट भी नज़र आ रही है, तो ये इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ऑफिशियल उन्होंने कहा था कि वो सीज़ फायर की बात भी कर रहा है वाशिंगटन, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जेनोसाइड भी, और उसके बाद तो हुआ ना, उसके बाद तो ये हुआ कि वो तो न्यूक्लियर सबमरीन भी आ गई जी, मतलब इतनी फौज जमा होना, अब कैरियर्स आ गए, उसके बाद ये इराक से फायर हुए मिसाइल और रॉकेट फायर हुए, टर्की ने फिर जो स्टेप्स लिए, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने जो किया, उस पर तरह बात करते हैं जी। देखें, सऊदी अरेबिया जो है वो इसको वो यानी इसके अंदर आप यूँ समझे ना कि जो कहानी का एक होता है ना कि मरकज़ रुक रही है स्टोरी, जहाँ कहानी, वो 2 इजलासों पे अब रुक गई है। एक तो इजलास है जो कि अरब लीग है, और अरब लीग और OIC। अच्छा, अरब लीग का इजलास है, एक है जुमे को और एक हफ्ते को, और जुमे अभी तक मैं वही बात है कि वो सैयद हसन नसरुल्लाह अभी तक उनकी तरफ से फाइनल नहीं हुआ कि ये तकरीर पोस्टपोन की है, उन्होंने नहीं की, मगर वो एक बड़ा ऐलान उसमें मुतवक्को है, तो वो उसके लिए क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन पहले ज़रा सऊदी अरेबिया पे हैं। सऊदी अरेबिया का बड़ा कलीदी किरदार है इस वक्त। एक तो बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने ये OIC का हंगामी, ये OIC का जो इजलास है ना, इसको लाइट ना लेना, इसको हल्का लें ना, अरब लीग को हल्का लें। ये अरब लीग जो है, पहले तो अरब लीग की बात करते हैं ना, ये अरब लीग जो है ये बनी थी 1944 में, सही 1944
यानी दूसरी जंग अजीम अभी ख़त्म नहीं हुई थी तो अरब लीग बन गई थी। अब इसराइल नहीं बना था, अरब लीग बन गई थी। अरब लीग जो है, और अरब लीग जब बनी थी 44 में सिकंदरिया के अंदर ये फैसला हुआ था कि अरब ममालिक जो उस वक्त मौजूद थे जी। तो उस वक्त जो अरब ममालिक के जो सरबराहान थे, कहीं कोई बादशाह था, कहीं वज़ीर आज़म था, मतलब जॉर्डन की जगह ट्रांस जॉर्डन था, तो अगर उस वक्त एक टिकट जारी हुआ था, एक डाक टिकट, वो डाक टिकट जो है वो देखने वाला है। ये जब अरब लीग बनी तो डाक का जो टिकट जारी हुआ 1945, जाहिर है इसका ये मुआहदा हो गया था 44 में, और अनाउंसमेंट इसकी जो है ये, अब आप इसमें अरब लीग में देखें फ़लस्तीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, फ़लस्तीन का ये अरब मुल्क जो थे ये आप देखें कहाँ से ये 5 या 6 अरब मुल्क, जैसे 7 अरब मुल्क जो भी थे, सब ने अपने अपने नक्शे लगाए थे, क्योंकि जॉर्डन ट्रांस जॉर्डन था, उधर आज़ादियाँ मिली नहीं थी बहुत, लेकिन इन्होंने अरब ममालिक उस वक्त के, इन्होंने ये अरब लीग बना। तो अरब लीग एक पुराना फोरम है। फिर अरब लीग ने ही फैसला किया था ये 48 के अंदर जंग का, जो जंग हुई इसराइल की, अरब लीग, फिर अरब लीग ने ही फैसला किया था कि 64 में कि उस वक्त तक तो खैर OIC भी बन गई थी, लेकिन OIC से पहले जो अरब लीग ने ये फैसला किया था कि फ़लस्तीन को भी बतौर एक रियासत मुकम्मल नुमाइंदगी दे दी जाए PLO को। तो अरब लीग के अंदर फ़लस्तीन बतौर एक मुस्तकिल मेंबर बैठता है। सही। और अरब लीग का हेडक्वार्टर जो है, ये जो हेड ऑफिस है, यह जहाँ पर ही बनी थी, चूँकि सिकंदरिया में बनी थी, तो वो मिस्र में है जी। लेकिन 79 में जब इसराइल से मुआहदा हुआ तो ये अरब लीग से मिस्र को ही निकाल दिया, और ये दूसरे मुल्कों को, ट्यूनीसिया, ये बाकी जगहों में शिफ्ट हो गया। वो 87 तक फिर अरब लीग से मिस्र बाहर रहा। और फिर अरब लीग में हमें पता है कि 2011 के बाद जब अपराइजिंग या अरब स्प्रिंग या फसाद या फितना जो भी था, जो भी इसको नाम दिया जाए, इंतशार, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि लिबिया को पहले निकाला, फिर इसमें से शाम को भी निकाला, फिर इसमें कुछ अरसे के लिए जो है बाकी मुल्क भी गए, फिर इसमें लेकिन ये कि अब सब एक जगह पे आ चुके हैं। और सीरिया को तो आपको पता है, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया लेकर आया है बशार अल असद को। तो अरब लीग अपनी जगह एक बड़ा मजबूत फोरम है, और ये जहन में रहे कि जो इसराइल के दाएं बाएं सारे ममालिक हैं वो अरब लीग के रुकन हैं। सही। और दूसरा है OIC। तो अगले दिन है OIC का इजलास, जो कि सऊदी अरेबिया, और होस्ट उसको सऊदी अरेबिया कर रहा है। एक अफ्रीका की समिट भी हो रही थी, उसको पोस्टपोन कर दिया सऊदी अरेबिया और अफ्रीकन यूनियन की समिट, तो पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। इब्राहिम रईसी और सऊदी फरमा रवा, ठीक है। फरमा रवा जो है शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़, लेकिन ज़ाहिर इसमें फ़ाल किरदार जो है वो वली अहद और वज़ीर आज़म का, शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान। और ये जो दोनों समिट्स हैं, इससे पहले G7 ने कह दिया कि सीज़फायर, G7 ने भी कह दिया सीज़फायर। और ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी अजब होंगी सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे की, कि सेक्रेटरी ब्लिंकन टोक्यो से तो आ गए यहाँ पे जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया से जब वो पहुँचेंगे इंडिया, तो वहाँ पे ये OIC की, अभी इंडिया का आखिरी दौरा, इंडिया का 2+2 ऑस्टिन लॉयड और सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात जो है वो भारत के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा, 2+2 की मीटिंग जो है ये होगी। तो जब ये इंडिया में होंगे तो यहाँ OIC और ये अरब ममालिक और OIC का इजलास हो रहा होगा। कंप्लीट सीज़ फायर का मुतालबा, और ये कि दो रियासतें बननी चाहिए, और दो रियासतों के ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक, इसमें एक ज़र्रा बराबर भी इख्तलाफ नहीं है यूरोप के किसी मुल्क को, क्योंकि सारे मुल्कों में फ़लस्तीनी, मुझे बताएं, अगर मिसाल के तौर हम ताइवान को नहीं मानते, हम कहते ताइवान नहीं है, ठीक है, मतलब है लेकिन हम नहीं मानते। हम नहीं मानते आर्मीनिया को, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आर्मीनिया को नहीं मानता। अब कोई दुख है कि पाकिस्तान में आर्मीनिया का सफारतखाना खुल जाए? हम मानते ही नहीं है। जब हम इसराइल को नहीं मानते तो इसराइल का सफारतखाना, मतलब ये, अब मुझे बताएं, तमाम दुनिया में वाशिंगटन समेत अगर पैलेस्टीनियन नुमाइंदे मौजूद हैं
जी। अगर फ़लस्तीनी मंदूब मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा में, अगर फ़लस्तीनी मंदूब मौजूद हैं यूरोपीय यूनियन में, अगर फ़लस्तीनी मंदूब मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में, तो वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? इसका मतलब है दुनिया मानती है ना, वरना तो कहे कि भाई फ़लस्तीनी क्या कहे। ठीक है, फ़लस्तीन के नुमाइंदे अगर दिल्ली में मौजूद हैं तो क्यों मौजूद हैं? अगर आप कहते हैं कि फ़लस्तीन को नहीं होना चाहिए तो वो क्यों है? तो बात यह है कि दो दो कश्तियों में पैर रखने वाले जो है ना, वो फिर अजीब से मामलों में फंस जाते हैं। तो अब वो वक्त है कि आप दो रियासती हल की तरफ आपको जाना ही है। ठीक है जी। G7 ने कह दिया ना पॉज दें। पॉज का मतलब ये है कि अब बस पॉज हो गया, बस पॉज हो गया तो स्टेलमेट है। स्टेलमेट में अब हमास उधर से, हमास ने तो नहीं कहा कि पॉज तो इनको करना है। पॉज तो बाइडेन ने कह दिया ना। बाइडेन जो है, बाइडेन आपको पता है वहाँ जो पोल्स आ रहे हैं, पोल्स में बाइडेन पीछे हैं ट्रंप से, ट्रंप आगे निकल गए हैं। वहाँ पे इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है। कई पोल्स में ट्रंप को पता नहीं सजा होती है नहीं होती, क्या होता है, ट्रंप आगे निकल रहा है कई पोल्स में। तो वहाँ पर इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है। तो इलेक्शन ईयर में आप जाने से पहले, यानी ये जो नवंबर है, तो नवंबर ये उनका 1 साल के बाद वो भी तो इलेक्शन होना है ना अमेरिका में भी। तो आपके ये दो फ्रोजन बदतर यानी एक अजाब छोड़ के जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। उन्होंने कहा था कि मैं कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, मैं कोई जंग शुरू नहीं करूंगा। और ट्रंप ने कहा था कि मैंने देखो तो कोई जंग शुरू नहीं की, मैं जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, मेरे दौर में कोई जंग शुरू नहीं हुई। कम से कम ये ट्रंप के दौर में जंग कोई शुरू नहीं हुई जी। ये जो लेगेसी चल रही आ रही है कि लीबिया, मुझे बताएं लीबिया में अगर आपने आखिर में जाके खलीफा हफ्तार के साथ मुआहदे करने थे, आपने जाके रशिया ने बेसिस ले ली, इसलिए आपने मारा था कर्नल गद्दाफी को। भाई कर्नल गद्दाफी को आपने इसलिए मारा था वहाँ पे कि वहाँ पे रशिया बेसिस ले ले आगे जाके। देखें होता कुछ है। यानी अब मुझे ये बताएं कि आपने सद्दाम हुसैन को इसलिए हटाया था कि वहाँ से उसकी जगह जो है वो कभी दाइश आ गई है, दाइश की जगह ये खताब हिजबुल्लाह ने इन्होंने मारा है, ये दाइश लड़ाई हुई, तो ये वहाँ से रॉकेट मार रहे हैं। तो मसला ये है कि जहाँ पर बदअमनी आप पैदा करते हैं, जहाँ पर आप एक इंतशार, वहाँ कोई कौन सा एक मुल्क दुनिया का जहाँ भी कहें कि एक जो है वो उधर जापान, यानी जापान को भी ज़बरदस्ती आपने गर्दन से पकड़ के सेंटर करवाया था ना, तो जापान को भी वो जापानीज़ को याद है कि हमारे साथ क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी। तो मतलब वो मुल्क अपनी अपनी जगह, ये बिल्कुल ऐसे ही जो इंडिया ने भूटान को पकड़ा हुआ था कि खारजा पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप अपनी। अब वो भूटान आगे पीछे चाइना, उसने देखा कि चाइना और डायरेक्ट बात शुरू कर दी। अब ज़्यादा अरसे तक कौमों को आप अपनी कॉलोनी बना के रख नहीं सकते, और ये हो नहीं सकता। ये एक कानून है, और जो लोग उठा रहे हैं एक नारा बुलंद हो जाए तो फिर उसके बाद उनको आज़ादी देनी पड़ती है। और फ़लस्तीन का मसला तो ऐसा है कि जिसके बगैर मतलब मामला आगे बढ़ेगा नहीं। अब जनाब इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो ये है कि G7 का इजलास, अच्छा सेक्रेटरी इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि ये हमारे कहने पे हुआ है, यानी ये जो है वो वॉइस ऑफ अमेरिका को 22nd स्लाइड, एट G7 ब्लिंकन वॉर्न्स इजराइल अगेंस्ट ऑक्यूपाइंग गाजा। अच्छा अब यहाँ पर अब इससे ज़्यादा तो अब ब्लिंकन ने वापस भी जाना है, मीडिया भी तो बैठा है अपनी जगह। ठीक है, एक बात आप मान लें, ये वेस्टर्न मीडिया जो है ना, इसको क्रेडिट दें आप, ये निकाल के ये मतलब अच्छा वो कह रहे हैं 1 मिनट, ब्लिंकन ने कब वॉर्न किया, ब्लिंकन ने वॉर्न, ये कहना हालात तब्दील होने, और ब्लिंकन अभी तो यहाँ पे जहाज उनके उतर रहे हैं और सबमरीन वॉर्न इसराइल में खड़े होकर वॉर्न नहीं किया, टोक्यो जाके वॉर्न के हालात देखे ना बीच में, ये तो दबरदूज हो गया सारा का सारा, उधर से रॉकेट गिर रहे हैं सर पे, उधर टोक्यो जाके कह रहे हैं वॉर्न इसराइल, उन्होंने तो दूर, उन्होंने कहा मेरी रेंज में, मैं तो नहीं कि रेंज में आ रहा, दूर जाऊं, और वहां जाके वॉर्न इसराइल। ये दोबारा देखें, बड़ा मजा आएगा, ये खबर पढ़े वॉइस ऑफ अमेरिका की एट G7। अच्छा वो बैठे चीनी वीनी सॉरी जापानी कोरियन आगे पीछे, लेकिन वो वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, तो उनके सामने ब्लिंकन वॉर्न्स इजराइल अगेंस्ट ऑक्यूपाइंग गाजा। अच्छा जी, चलें जी, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन उसके साथ ही एक और वाकया भी हुआ जो मेरा ख्याल से एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट हैं। एक तो विलियम बर्न्स जनरल सीसी से मिले, ठीक है, जनरल सीसी से CIA के डायरेक्टर की मुलाकात हुई। अगर चंद सेकंड मिल जाए तो हम सिर्फ वो एक तस्वीर देख के, ताकि क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, ये ऐसी मीटिंग नहीं है जो कि साइड लाइंस पे हुई हो, तो ये चूंकि पब्लिक मीटिंग है तो इसलिए जनरल सीसी की और विलियम बर्न्स की मुलाकात हुई इजिप्ट के अंदर। सही, ठीक है।
और वो उसके बाद हम देख लेते हैं वक्फे के बाद। और दूसरी दरमियान में जो मुलाकात है ये जनरल सिसी और विलियम बर्न्स, डायरेक्टर CIA। सही। और उसके अलावा अब एक मसला ये है कि लेबनान, एक शख्सियत लेबनान गई है और लेबनान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि लेबनान के इंटेलिजेंस चीफ से एक शख्सियत की मुलाकात होना इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन वापस आते हैं इन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, इलेक्शन में आम इंतखाबात में 3 माह बाकी हैं, ये कब वाज़े होगा कि बाकायदा इंतखाबी मुहिम कब से शुरू होगी? अब ये सियासी जमातों ने कोई ऐलान नहीं किया कि इंतखाबी मुहिम कब से शुरू होगी और कैसे होगी। मेरे ख्याल से अदालती फ़ैसले जब ये डिटेल में आएंगी जजमेंट्स, उसके बाद फिर क्लैरिटी होगी कि वो मतलब कुछ चीज़ें अभी मैंने आपसे कहना कि वक्त ज़रा कम है, लेकिन इसमें होना बहुत कुछ है, बहुत कुछ होना है ताकि एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ जाएं और एक मजबूत हुकूमत मुल्क में बने। और ये भी नहीं अभी अंदाज़ा ज़ाहिर है कि इस वक्त इलेक्शन से पहले, लेकिन ये कि इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं या ये है कि एक किसी जमात को अक्सरियत मिलेगी, वो मजबूत अब खुद खड़ी होगी पैरों पे, या उसके साथ दूसरी जमातें इत्तेहादी आएंगी, तो वो इत्तेहादी आएंगी तो वो फिर वो तो मुस्तहकम बहुत ज़्यादा हुकूमत नहीं रहेगी, तो या रह भी सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कितनी बड़ी कैबिनेट्स होंगी, कितने इत्तेहादी होंगे, कितने वजारतें होंगी, क्या होगा, ये सारे खदोखाल हमें ज़ाहिर मईशत को भी देखना है, अपने बहुत सारे और बातें भी देखनी है। ये सब कुछ होना है इन 3 महीनों में। मैं जो दूसरी बात कह रहा था वो ये है कि जो दूसरी शख्सियत, ये अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी शख्सियत जो है ये हैं एमोर हॉस्टेन, ठीक है। और हेमोर हॉस्टेन जो हैं ये गए हैं जनाब ये बैरूत में, सही। और ये हैं बाइडन के बड़े करीब एडवाइज़र, और ये इनकी लेबनान के जो आप समझें कि वहाँ पे जो उनके निगरां वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, और उनकी मुलाकात जो है वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ से भी हुई है और आर्मी चीफ से भी हुई है, सही। और वहाँ पर उनकी जो ये मुलाकातें हैं उसमें यकीनन ये बात सामने आ रही है कि किसी तरह से जो अब्बास इब्राहिम हैं, जो लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, ये जो अब्बास इब्राहिम जी, ये अच्छा पहले तो एमोस हॉस्टन को देख लेना, ये वो हैं जो मशरिक़ वस्ता के में नुमाइंदा, ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पे प्रेसिडेंट बाइडन के हैं और बड़े एक्टिव डिप्लोमेट हैं। और जो लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, उनके जो हसास अदारे के सरबराह अब्बास इब्राहिम है, वो बड़े इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि वो ये जो निगोशिएशंस होती रही हैं जो जिसमें मुख्तलिफ यरगमालियों को, होस्टेजेस को छुड़वाना आगे पीछे था, उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। ये अब्बास इब्राहिम जो हैं इनका एक डिप्लोमेटिक रोल भी है, एक इनका स्पाई चीफ का रोल भी है। और ये लेबनान में जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिकन की, तो उसमें एक बात अमेरिकन ने बार बार की है कि हम किसी तौर पे लेबनान तक जंग को नहीं लाना चाहते, ठीक है। और आप यहाँ बरह करम यहाँ से जो भी इसराइल के साथ मामलात हैं वो हों, लेकिन ये जंग आगे नहीं फैलनी चाहिए। तो लेकिन मसला ये है कि वो होता क्या है, कहा क्या जाता है, जब चीज़ होगी तो होगी। वो अलर्ट सब खड़े हैं इस वक्त, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की जो पेशकदमी है गज़ा पे, और गज़ा में ये हालात है कि लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, तो पैदल लोग बाहर भाग रहे हैं, फिर सायरन बज रहे हैं, फिर भागो, तो वो गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी, घर भी छोड़ दिए, बच्चों को उठा के सामान को पैदल लोग भाग रहे हैं, गाड़ियाँ चलाने की उनके पास फ्यूल नहीं है। अब इसमें जो है ये अच्छा, मैंने उस आपसे बात की थी ना कि ये अरब लीग तो बन गई थी 44 में, OIC क्यों बनी थी? ये OIC बनना, OIC में 57 मुल्क हैं, ठीक है। एक तो अरब लीग है, उसमें 24 मुल्क, बहुत सारे अरब मुल्क, खलीजी रियासतें बाद में बनी, फिर बहुत सारे अरब मुल्क ऐसे हैं जो अफ्रीका में हैं, मिस्र तो वैसे ही अफ्रीका में है, उसको लोग एशिया में समझते हैं, लेकिन ये कि और बहुत सारे मुल्क बने तो बनते गए, तो इसमें अरब लीग में शामिल होते गए सारे मुल्क। लेकिन OIC बनने की जो कहानी है, OIC बनने का एक बहुत ही नहस दिन OIC
बनने का फैसला हुआ था, ठीक। एक मनहूस दिन। और वो दिन था 21 अगस्त 21 अगस्त 1969, ठीक है। सही। और उस दिन एक मकबूतुल हवास कहूँ या उसको एक बदबख्त कहूँ, क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, एक बंदा था, उसका नाम है डेनिस माइकल रोहन। उसने 21 अगस्त 1969 को उसने मस्जिद अक्सा का जो सलाहुद्दीन मेंबर है उसको उसने नजरे आतिश कर दिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक़ था और ये जो है ये जो उस वक्त 1969 तो पूरी दुनिया में एक हिजान फैल गया और इसने ये कहा कि ये ज़ाहिर मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। ये अच्छा, ये ज्यू नहीं था, ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट था। उसने कहा कि सेकंड कमिंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी जो वापसी है वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये मस्जिद अपनी जगह से जो है इसको नुकसान पहुंचे। तो ये जो अटैक था, ये अटैक या उसके बाद जो मुफ्ती आज़म यरूशलेम ने पूरी दुनिया में कॉल दी मुसलमानों को और फिर उसके नतीजे में OIC बनी। तो OIC का जो क़याम है वो मस्जिद अक्सा से, उसकी तारीख़ मस्जिद अक्सा शुरू होती है। अच्छा, ये जो पागल आदमी है, पहली स्लाइड देखें, ये इसको बाद में इसको मुकदमा चला इसराइल में, बाद में उन्होंने कहा ये पागल है, इसको डिपोर्ट कर दिया, वो अब जिंदा है, मर गया, किधर गया वो। लेकिन अगर आप उस वक्त का देखें, ये द किंग ऑफ यरूशलेम हु ऑलमोस्ट बर्न डाउन अल अक्सा। अच्छा, फिर ABC न्यूज़ सेकंड देखें, द ऑस्ट्रेलियन शेयर हु टॉर्च अल अक्सा मॉस्क इन अ बिड टू ब्रिंग ऑन एपोकलिप्स। ठीक है, अब इशू ये है कि इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूद थे, मौजूद हैं। बहरहाल OIC बनी और OIC एक मैंने कहा ना, OIC का जो रूट है वो बनने की, वो मस्जिद अक्सा से वाबस्ता है। ये दो इजलास हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो मैसेज आ रहे हैं, अब ये जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कह दिया, अब देखें, अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की ना, साथ ही बात आ गई कि प्रेसिडेंट बाइडन ने भी बात की है। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट बाइडन नेतन्याहू बाइडन की नहीं सुन रहा? अगर वो नहीं सुन रहा तो फिर कोई दूसरा उसको, अभी तक तो लोग इसलिए रुके हुए हैं ना कि नेतन्याहू के पीछे अमेरिका खड़ा है जी। अमेरिका अगर नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि बंद कर दो सीज़फायर, और नेतन्याहू नहीं सुन रहा, तो नेतन्याहू से भी निपट लेते हैं। लोग तो ये कहेंगे ना भाई, देख लेते हैं नेतन्याहू को, नेतन्याहू क्यों नहीं सुन रहा? अभी बीबी नेतन्याहू की क्या हैसियत है? तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 1 या 2 दिन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अभी खबर ब्रेक कर रहा है 7th स्लाइड की, CIA चीफ मीट्स इजिप्ट प्रेसिडेंट। वो इसलिए मिल रहे हैं, वो ये सफारतकार रहे हैं ना। ये तो देखें, विलियम बर्न्स एक डिप्लोमेट है जी। विलियम बर्न्स डिप्लोमेट भी है, ये मॉस्को में भी डिप्लोमेट रहे हैं, ये तवील अरसे तक ये जो है ये अरब मुल्कों में भी इन्होंने सर्व किया, ये अरबी भी बोलते हैं, अरबिक, रशियन भी बोलते हैं। तो ये एक डिप्लोमेट, ये कोई 32 साल रहे हैं और ये हिलरी क्लिंटन के डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट थे। ठीक है, तो ये जो है ये फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए 2014 में, डिप्लोमेट और फिर CIA चीफ। तो दोनों तरफ ये देख रहे हैं चीज़ें कि मामला तो कैसे, और दरमियान में जो हॉस्टेजेस की बात हो रही है, हमास ने कह दिया कि अगर आप ठीक है 3 दिन के लिए जंग रोकते हैं तो फी दिन के हिसाब से इतने बंदे हम छोड़ेंगे। 3 दिन के लिए करेंगे तो हम 10 से 12 आदमी लोग छोड़ देंगे, मुस्तकिल करेंगे। तो फिर उसके बाद तो वो तो उन्होंने पहले भी 2 ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को छोड़ दिया था और बाकी भी वो छोड़ने पे तैयार हो रहे थे। अच्छा, एक मैं बस इसमें क्लोज करूँ इसमें बात कि इब्राहिम रईसी जो हैं, इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म और तैयब उर्दोगान की सेंट्रल एशिया क्यों पहुँच गए अचानक? सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है? सेंट्रल एशिया में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेंट्रल एशिया में इजलास हो रहा है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम कहेंगे वहाँ जाना कोई ज़रूरी था? वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह ये है कि ये जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इसको हम दिखाएं, इसके मुल्क इसमें कौन से हैं, इसको 3 मुल्कों ने बनाया था और ये बनाया था 1985 में, 1985 में 3 मुल्कों ने इसको बनाया था। कौन कौन से मुल्क? ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने इसको बनाया था। अब ये नक्शे थोड़े से ये झंडे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये इससे पहले RCD होती थी। RCD वो थी जो अमेरिका के झंडे तले बनी थी
लेकिन ये जो बनी थी, ये उस वक्त बनी जब इनकलाबी ईरान हो चुका था। तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, और बाद में जब सोवियत यूनियन टूटा तो 91 के बाद ये सारा सेंट्रल एशिया भी उसमें शामिल हो गया। तो ये जो तैयब एर्दोगन भी वहाँ पे हैं, इब्राहिम रईसी भी वहाँ के हैं, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ के हैं। ये फोरम में सेंट्रल एशिया भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, अब अफगानिस्तान भी आ गया है बाकी। और इसमें जो है वो ये 3 मुल्कों ने 85 में बनाई थी। आरसीडी होती थी इससे पहले, वो तो 64 में बनी थी, वो ख़त्म हो गई थी 79 में, वो तो इनकलाब के बाद। लेकिन ये है कि तो यहाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं जो कि आप समझ लें कि अब ये फोरम, इस फोरम के ऊपर बड़ी हद तक, क्योंकि पुतिन कल काज़ाकिस्तान जा रहे हैं जी, तो पुतिन काज़ाकिस्तान में होंगे। और चाइना की तरफ से एक खामोश मैसेज जो गया है वो ये है कि इससे पहले कि शी जिनपिंग वहाँ सैन फ्रांसिस्को पहुँचे और वहाँ ये खबरें आ रही हों कि जी इतने फ़लस्तीनी और शहीद हो गए, उससे पहले फैसला करें तो फिर शी जिनपिंग वहाँ पहुँचने का ऐलान करते हैं। और OIC और इन पूरी कोशिश है अमेरिकन की कि OIC और अरब लीग से पहले ही ये इंप्रेशन जाए कि बाइडन ने सीज़ फायर करवा दी है, वरना OIC और अगर अरब लीग के बाद अगर ये सीज़ फायर, जिसके लिए अमेरिका भी कह रहा है कि G7 के अंदर वार्न कर रहा है इसराइल को और ये कि जंग आगे ना फैले, तो सब अलर्ट है। देखते हैं कि ये अगले 1 या 2 रोज़ में, क्योंकि शहादतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमास लोगों को छोड़ने नहीं वाली। कंडीशंस क्या होंगी, होस्टेजेस को कैसे छुड़वाया जाएगा, इसराइल बीबी नेतन्याहू का क्या फ्यूचर है, ये क्या बनेगा, अगले 2-3 दिनों में क्लियर होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अलानी के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा।